हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं सेक्शन 385 सीआरपीसी 346, जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी मामले में न्यायालय का ऐसा विचार है कि 384 के अधीन और उसकी दृष्टिगोचरता उपस्थिति में किए गए किसी अपराध में कोई अभियुक्त व्यक्ति जो है वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने से या अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए, ठीक है, अथवा जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर या फिर अन्यथा, तो उस पर 200 रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरूपित किया जाना चाहिए। या किसी अन्य कारण से न्यायालय की यह राय है कि उसके खिलाफ 384 के अधीन कार्यवाहियों को नहीं निपटाया जाना चाहिए, तो वह न्यायालय क्या करेगा, उन तथ्य से जिनसे कि अपराध बनता है अभियुक्त के कथन जो उसमें पूर्वबंधित प्रकार से अभिलिखित करने के पश्चात मामला उसे विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की हाजिरी के लिए प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा की जाएगी, और यदि प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। जहां न्यायालय का विचार है कि किसी व्यक्ति के मामले में 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, जहां जुर्माने देने में व्यतिक्रम करने पर उसे 200 रुपये से अधिक अवधि के जुर्माने के लिए अधिरोपित किया जाना चाहिए, या किसी अन्य कारण से उसकी राय है कि मामला 384 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए, तो वहाँ उसे सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, और यदि मामले में प्रतिभूति की अपेक्षा की जाती है तो प्रतिभूति की अपेक्षा भी की जाएगी। क्लोज सेकेंड इसका कह रहा है कि वह मजिस्ट्रेट जो है जिसके पास मामला भेजा गया है वह ऐसे मामले को कैसे लेगा कि मानो मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। 386 सीआरपीसी 347 रजिस्टर या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझे जाएंगे। तो जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के अधीन नियुक्त किया गया है, ऐसा कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन नियुक्त किया गया है, तो वह 384 और 385 में सिविल न्यायालय समझा जाएगा, सिविल कोर्ट समझा जाएगा। इस पर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। आगे है सेक्शन 387 सीआरपीसी 348, माफ़ी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन सबमिट ऑफ एपोलॉजी। तो जब किसी न्यायालय ने किसी अपराधी को कोई बात जिसे करने के लिए उसे विधिपूर्वक उससे उपेक्षा की गई थी, ठीक है, अपराधी को कोई बात बताने के लिए विधिपूर्वक उससे उपेक्षा की गई थी, उसने करने से इनकार कर दिया या नहीं करने के लिए या शासय कोई अपमान या विघ्न डालने के लिए 384 के अधीन दंडित किए जाने के लिए न्याय निर्णीत किया गया है। भाई उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई या उसने कोर्ट में न्यायालय का या न्यायाधीश का अपमान किया है या विघ्न डाला है कोर्ट की कार्यवाही में, या फिर 385 के अधीन उसका विचारण मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है, तब न्यायालय क्या करेगा, अपने आदेश या अपेक्षा के उसके द्वारा मान लिए जाने पर यदि वह इन सभी चीज़ों की माफ़ी मांग लेता है जिससे न्यायालय का यह समाधान हो जाता है, तो न्यायालय उसे क्या कर सकेगा, उन्मोचित भी कर सकता है या उसके दंड का परिहार कर सकता है, दंड की जो ड्यूरेशन है उसको कम कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है, तो उसको डिस्चार्ज कर सकता है या उसे जो भी दंड दिया गया है उसमें कमी कर सकता है, परिहार कर सकता है। इस पर भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं कि माफ़ी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन होता है अथवा नहीं, कौन से सेक्शंस में है, उन्मोचन के अलावा क्या प्रक्रिया है, तो उसके दंडादेश का परिहार किया जा सकेगा। आगे है सेक्शन 388, उत्तर देने वाले या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। जिसने उत्तर देने से इनकार कर दिया, दस्तावेज पेश करने से इनकार कर दिया, ऐसे व्यक्ति को कारावासित करना, या यदि उसका मामला ऐसा है कि सुपुर्दगी के अधीन है तो सुपुर्द करना, सीआरपीसी 349। तो यदि दंड न्यायालय के समय कोई साक्षी या व्यक्ति, इसमें दोनों है, उसमें अपराधी था, ठीक है, जो किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने के लिए बुलाया गया है और उन प्रश्नों का जो उससे किए जा रहे हैं उसका उत्तर देने में अपने किसी कब्जे की किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने से जिसकी न्यायालय उपेक्षा करता है, तो उसे पेश करने से इनकार करता है और न्यायालय उसके लिए युक्तियुक्त अवसर भी देता है पेश करने से, और ऐसे इनकारी के लिए कोई उचित कारण पेश करने का युक्तियुक्त अवसर भी न्यायालय उसे देखता है कि भाई आप किन तथ्यों के आधार पर ऐसा इनकार कर रहे हैं,
युक्तियुक्त अवसर पर ऐसा नहीं करता और वह न्यायालय उन कारणों से जो लेख युक्तियुक्त अवसर दिया फिर भी उसने अपने बारे में कुछ उसने सेटिस्फेक्शन कोई आंसर नहीं दिया, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे 7 दिन से अनधिक अवधि के लिए सादा कारावास का दंडादेश दे सकता है। ठीक है, 7 दिन से अनधिक, 7 दिन तक की या उससे कम अवधि की सादा कारावास का आदेश दे सकता है। और साथ ही पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित वारंट के द्वारा न्यायालय के किसी ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकेगा जब तक कि उस बीच ऐसा व्यक्ति अपनी परीक्षा की जाने, उत्तर या दस्तावेज पेश किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाता। उसे सादा कारावास 7 दिन तक का दिया जा सकेगा। उसके पश्चात उसे क्या करेगा, वारंट के द्वारा किसी अधिकारी को, न्यायालय के किसी अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। कब तक, जब तक कि ऐसा व्यक्ति अपना उत्तर देने या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। और अगर वो इनकार पर डटा हुआ है तो ऐसे डटे रहने की दशा में उस पर 384, 385 के अधीन कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो इसमें साक्षी और व्यक्ति दोनों शामिल है। अच्छी सेक्शन है 388। आगे है 389, 350 CRPC। समन के मामले में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने की संक्षिप्त प्रक्रिया। समन भेजा गया किसी विटनेस को और वो हाजिर नहीं हुआ, तो उसके लिए ट्रायल कौन सी होगी, समरी ट्रायल चलेगी। क्या होगा, यदि किसी दंड न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए किसी साक्षी को समन किया गया और समन के पालन में वो किसी निश्चित स्थान पर या समय पर हाजिर होने में असफल रहा है, ठीक है, हाजिर होने के लिए विधिमान्य रूप से अबाध्य है और ऐसे उस स्थान या समय पर हाजिर होने में उसने उपेक्षा की है या हाजिर होने से इनकार किया है जहाँ की उसे हाजिर होना था, या फिर जहाँ उसे हाजिर होना था उस समय से पहले ही वहाँ से चला गया, तो जिस न्यायालय के समक्ष ऐसे साक्षी को हाजिर होना था उसका यह समाधान हो जाता है कि न्याय हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो वो क्या करेगा, ऐसी साक्षी का संक्षिप्त विचारण करेगा और वह उस अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कि क्यों ना उसे दंडित किया जाए। भाई, आपको साक्षी के तौर पे बुलाया गया था, आप आए नहीं, आपने आने से इनकार कर दिया, या आप आकर के कार्यवाही शुरू होने से पहले चले गए, तो उसे पहले अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा और उसके अवसर के पश्चात उसे 500 रुपये के अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 500 रुपीज़ तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मोर देन 500 मिनिमम कितना भी हो सकता है, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उन सभी मामलों में न्यायालय कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, तो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। तो इससे भी क्वेश्चन बन गया कि विटनेस को अगर बुलाया गया और विटनेस ने अगर हाजिर नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया है, समरी ट्रायल होगी और साथ ही में जुर्माना जो है वो 500 रुपये तक का होगा। सेक्शन 390 CRPC 351 धारा 383, 84, 88, 89 के अधीन दोष सिद्धियों से अपीलें। ठीक है, इनमें जो दोष सिद्धि की गई है उनकी अपीलें। तो उच्च न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय के द्वारा, हाईकोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट से अदर किसी भी न्यायालय के द्वारा 383, 84, 88 और 389 के अधीन दंडाधिष्ट कोई व्यक्ति इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय में अपील कर सकता है और ऐसे न्यायालय के द्वारा दी गई डिक्रियाँ और आदेश की अपील मामूली तौर पर होती है। किस न्यायालय में करेगा, जिन न्यायालयों में ऐसे आदेश की अपीलें मामूली तौर पर होती हैं। अध्याय 31 के उपबंध जहाँ तक हो सके वो लागू होंगे, अपील के मामले के उपबंध। ठीक है, और अपील न्यायालय क्या करेगा, निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकता है, उलट सकता है, दंड को जिसके विरुद्ध अपील की गई है उसको कम कर सकता है और उलट सकता है, जो डिसीजन किया गया है उसको चेंज कर सकता है, पलट सकता है, और साथ ही में अगर कोई दंडादेश के विरुद्ध अपील की गई है तो ऐसे दंडादेश को कम कर सकता है या चेंज कर सकता है। क्लोज 3 इसका है कि लघुवाद न्यायालय के द्वारा दी गई कोई भी दोष सिद्धि की अपील जो है वो सेशन खंड के सेशन न्यायालय में, जिस खंड में वो न्यायालय स्थित है, उसमें की जाएगी। ठीक है, तो लघुवाद न्यायालय के द्वारा जो अपील दोष सिद्धि की गई है उसकी अपीलें सेशन कोर्ट में की जाएगी, जिस खंड में ऐसा सेशन न्यायालय स्थित है। क्लोज 4 इसका कह रहा है कि 386 के अधीन आदेश जारी किए गए निर्देश जो है वो सिविल न्यायालय समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के द्वारा की गई दोष सिद्धि की जो अपील है वो सेशन खंड के सेशन न्यायालय में होगी और ऐसे सेशन खंड के सेशन न्यायालय में होगी जिसमें कि ऐसे रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थित है। ठीक है, आगे है इस सेक्शन के इसकी लास्ट सेक्शन
CRPC 352, BNSS 391 कुछ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना। 384, 383, 88, 89 में जैसा कि उपबंधित है हाईकोर्ट से भिन्न कोर्ट, ठीक है। दंड न्यायालय के किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 215 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण उस दशा में नहीं करेगा जब वह अपराध उसके समक्ष या उसके प्राधिकार का अवमान करके किया गया है या किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत को ध्यान में लाया गया है। तो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के समक्ष ये 215 कौन सा है? ये 195 CRPC है। लोक सेवकों के द्वारा लोक सेवकों के विरुद्ध अगर हम कोई परिवाद ला रहे हैं तो उसमें अभियोजन स्वीकृति ली जानी आवश्यक है राज्य सरकार की, वही है सेक्शन 215। तो ये कह रहा है कि जब ऐसे अपराध उसके समक्ष या उसके प्राधिकार का अवमान करके किया गया है या किसी न्यायिक कार्यवाही में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत में ध्यान में लाया गया है, तो किसी भी अपराध का विचारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियोजन स्वीकृति न होगी, ठीक है। तो ये सेक्शन कंप्लीट हुई। कल से इम्पोर्टेंट चैप्टर 29।